हड़ताल, शटडाउन, चक्का जाम, एजिटेशन वगैरह इससे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग नावाकिफ़ नहीं हैं। जम्मू में ये फीलिंग है कि जो भी चीज़ फ्लाईओवर से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या एम्स तक जो भी चीज़ हासिल हुई है वो एजिटेशन के साथ हुई है, लेकिन ज़्यादा शटडाउन्स कश्मीर में होते हैं। अभी कोई 2-1 साल से कॉल्स आनी कम हुई हैं, उसकी वजह से शटडाउन कम है। वरना अगर आप 90s का या उसके बाद की एक दहाई का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो साल के 4 से 6 महीने शटडाउन या कर्फ्यूज़ वगैरह में ही गुजर जाया करते थे। जम्मू की तारीख में सबसे लंबी जो एजिटेशन है वो रही है प्रजा परिषद की एजिटेशन अर्ली 1950s में, लेकिन जो सबसे लंबा शटडाउन मुसलसल बंद जो रहा है 40 दिन, 40 से भी कुछ दिन ज़्यादा के लिए, वो था 1987 में। उस हड़ताल को आकर ख़त्म करवाया था उस वक्त के वज़ीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह ने। सरदार बूटा सिंह साहब का आज इंतकाल हो गया है, 86 साल उनकी उम्र थी। आज हम उनके बारे में बात करेंगे और उनके बारे में बात करते करते मज़ीद और भी जम्मू कश्मीर और मरकज़ के दरमियान जो बातें हैं वो भी हो जाएंगी। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। मैं हड़ताल शटडाउन वगैरह की बात कर रहा था कि इसके लिए जम्मू कश्मीर मशहूर है। एक और चीज़ भी है, मुआहदे, एग्रीमेंट वगैरह। आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से लेकर जो 1947 का है तब से लेकर 2015 का जो एजेंडा ऑफ अलायंस था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, इसके दरमियान बहुत सारे एग्रीमेंट्स, बहुत सारे मुआहदे हुए हैं जम्मू कश्मीर और मरकज़ के दरमियान। जैसे 1952 का दिल्ली एग्रीमेंट और 1974 का इंदिरा शेख एग्रीमेंट, 2002 का पीडीपी और इनका कांग्रेस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। इसी तरह से एक मशहूर एग्रीमेंट था राजीव फारूक एकॉर्ड ऑफ 1987, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की एक कोलिशन गवर्नमेंट वजूद में आई जम्मू कश्मीर में। उसकी मुख्तसर सी जो बैकग्राउंड थी राजीव फारूक एकॉर्ड की वो ये थी कि 1984 में इंदिरा गांधी फारूक अब्दुल्ला से कुछ नाराज़ थी। उन्होंने एक मखसूस गवर्नर यहाँ पे भेजे। वो उनसे पहले जो गवर्नर थे अरुण नेहरू, ऐसा उन्होंने अपनी किताब में भी दर्ज किया कि इंदिरा गांधी का उन पे प्रेशर था कि फारूक की गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए। जब वो नहीं माने तो उनको यहाँ से गुजरात भेजकर तो जगमोहन को जम्मू कश्मीर का गवर्नर भेजा और उन्होंने आते ही सबसे पहला ये काम किया कि कुछ लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी हुए थे उनको कांग्रेस के साथ इकट्ठे करके उन्होंने वो फैसिलिटेट करवाया। ऐसा इल्ज़ाम है जगमोहन पे। जगमोहन इसको इनकार करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा एविडेंसेस हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि ये जो इंजीनियर हुआ था टॉपल फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट का, इसके तार सारे दिल्ली से हिलते थे। उसके बाद बहुत बिटरनेस पैदा हो गई, ख़ास करके कश्मीर वैली और दिल्ली के दरमियान। एक गवर्नमेंट तो रही गुलशाह साहब की, 18 महीने तक गवर्नमेंट रही, लेकिन उसको कर्फ्यू गवर्नमेंट कहा जाता था और गुलशाह को भी कर्फ्यू चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजिटेशंस वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती थी तो कर्फ्यू लगा कर रखते थे। कुछ सिचुएशन जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, फारूक अब्दुल्ला साहब भी नौजवान थे और दिल्ली में जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त राजीव गांधी साहब, वो भी नौजवान थे। दोनों फैमिलीज़ के बीच में पुराने ताल्लुकात भी थे। कुछ दोस्तों ने बीच में आके इन दोनों के दरमियान दोस्ती दोबारा बहाल करवाई और फिर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, माफ़ कीजिए, राजीव गांधी ने फैसला किया कि फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को दोबारा बहाल करवाया जाए जम्मू कश्मीर में। लिहाजा ये गवर्नमेंट, जिस तरह से माना जाता है कि 84 में फारूक अब्दुल्ला गए और 87 के इलेक्शन के बाद वापस आए, ऐसी बात नहीं है। 86 में फिर गुलशाह की गवर्नमेंट को दोबारा सैक किया गया था एक तरह से, यानी जो कांग्रेस की सपोर्ट थी वो गुलशाह से वापस विड्रॉ की गई थी, उनकी गवर्नमेंट गिर गई और वो सपोर्ट वापस दी गई फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट दोबारा से 1986 में फिर से फारूक अब्दुल्ला बतौर चीफ मिनिस्टर री इंस्टॉल हो गए। ये जो री इंस्टॉल हुए फारूक अब्दुल्ला 1986 में चीफ मिनिस्टर, इसके बैकग्राउंड में था राजीव फारूक एकॉर्ड कि एक मुआहदा इनके दरमियान हुआ। उस एकॉर्ड के पब्लिक डोमेन में कोई कागजात अवेलेबल नहीं है कि इन्होंने आपस में क्या बात की थी। पब्लिक को सिर्फ यही पता है कि यह एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट था और इस एकॉर्ड के जो की आर्किटेक्ट थे वो थे सरदार बूटा सिंह, उस वक्त के वज़ीर दाखिला। सरदार बूटा सिंह का मरकज़ में कुछ इस तरह से काम था। आज देखते हैं हम जो गवर्नमेंट्स, कहीं पे गवर्नर राज लग जाता है, कहीं पे वोट्स जब होते हैं उनकी गिनती होती है, पता चलता है कि ये 2 सीटें इस पार्टी की, रूलिंग पार्टी की कम हैं और जो अपोजिशन है उसकी 2 सीटें ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद 2-3 दिन के इंतज़ार के बाद क्या होता है,
कि जो मरकज़ में रूलिंग पार्टी है वही गवर्नमेंट बना लेती है। गोवा में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में 2-3 जगह पे हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, जगह जगह इस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं। ये जब सारी चीज़ें इस वक्त आज की जनरेशन जब देखती है तो पता चलता है कि ये मोदी साहब और अमित शाह साहब इन्होंने इन्वेंट किए हैं ये सारी चीज़ें। केरला की गवर्नमेंट बूटा सिंह साहब के दस्तखत के साथ गिरी। बरनाला गवर्नमेंट पंजाब में बूटा सिंह साहब ने सैक करवाया। जो असम में सारा बॉचअप हुआ, बोडोलैंड एग्रीमेंट वगैरह सारा वो बूटा सिंह साहब के ज़ेर निगरानी हुआ। असल में जो मरकज़ी हुकूमत होती है उसमें वजारत दाखिला को जो दफ्तर होता है वो होता ही सियासी दफ्तर है। तो लिहाजा बूटा सिंह साहब आज गुजर गए हैं, उनके बारे में वो सारी चीज़ वही एक ऐसे होम मिनिस्टर रहे जिन्होंने ये सब किया। ये तब से लेकर अब तक ये लगातार सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब वो अकॉर्ड हुआ, राजीव फारूक अकॉर्ड हुआ, उसको उसके की आर्किटेक्ट, उस पे क्या उसके कंटूर्स रहेंगे, पावर शेयरिंग एग्रीमेंट क्या रहेगा, कांग्रेस की पोजीशन क्या रहेगी, इस सारी चीज़ को ओवरसी बूटा सिंह करते थे। अमूर दाखिला के वज़ीर भी थे, तो लिहाजा डेली बेसिस के ऊपर उनका ये जो मुदाखलत, अमल दखल, उनका इंटरवेंशन, उनकी एंगेजमेंट जम्मू कश्मीर के अफेयर्स में ये बनी रहती थी। 1987 अक्टूबर में जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस के तहत एक इलेक्शन होने के बाद फ़ारूक अब्दुल्ला उसी साल के पहले आयामी महीनों में चीफ मिनिस्टर बन चुके हुए थे। तो अक्टूबर में फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा करें कि ख़र्चा बचाते हैं और दरबार मूव का जो ये मामला है काफ़ी लंबा चला आ रहा है, इसको बंद करते हैं, श्रीनगर को परमानेंट कैपिटल बना देते हैं। ये था एक आर्जी फैसला और कुछ दफातर जम्मू में मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, बाकी चीफ सेक्रेटरी वगैरह सारे लोग ये श्रीनगर में बैठेंगे। ऐसा जैसे ही हुआ तो जम्मू में एक बहुत गुस्सा और गम गुस्सा की लहर उठी। जम्मू में एक एजिटेशन लॉन्च हुई। वो दरअसल जो एजिटेशन है उसको स्टीयर कर रही थी बार एसोसिएशन, लेकिन उसके पीछे कांग्रेस वाले ही थे। कांग्रेस वाले ही एजिटेशन करवा रहे थे क्योंकि उनको ये मंजूर नहीं था। जब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने फ़ैसला लिया तो तब जम्मू में ये फीलिंग थी कि ये फ़ैसला जो है ये कश्मीर के लोगों के, श्रीनगर के लोगों के मफादात को, इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख के लिया गया है। लिहाजा दरबार मूव की जो प्रैक्टिस है 6 महीने कश्मीर, 6 महीने श्रीनगर और 6 महीने जम्मू, वो होनी चाहिए। बात बढ़ती गई। शुरू में तो लगा कि शायद एजिटेशन कुछ इतनी ज़्यादा सख्त नहीं होगी, 2-4-6 दिन बातचीत होगी, उसके बाद कहेंगे कि 2 दफ्तर और भेज देते हैं या कुछ कम कर देंगे, कुछ महीने जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद हम जम्मू में आ जाया करेंगे। हालांकि ये डिसीजन जो है ये इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं था, क्योंकि अभी भी जब आप देखते हैं दरबार मूव के बारे में कश्मीर में क्या फीलिंग होती है। जब आप दरबार मूव हो गया, अक्टूबर के आखिरी फ्राइडे को ताले लग गए सेक्रेटरीट को और नवंबर के पहले सोमवार को जम्मू में आकर दफातर खुल गए, तो कश्मीर में फीलिंग जाती है कि देखिए जब यहाँ पे मौसम है सरमा, यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, बिजली अब कम होगी, फैसिलिटीज़ कम होंगी, हमें दुश्वारियों का सामना होगा और ये जो रूलिंग एलीट है सारा ये जम्मू चला जाता है। सिमिलरली जब जम्मू में अप्रैल के आखिरी फ्राइडे को दफ्तर में ताले लग जाते हैं और मई के पहले मंडे को कश्मीर में जाता है, और जून में जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, पावर डिप होती है, बिजली नहीं मिलती है, तब कहते हैं देखिए जी जो हुक्मरान लोग हैं वो तो चश्मेशाही की जो हट्स हैं उनमें जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया और हमें गर्मी में छोड़ दिया। जो फ़ारूक अब्दुल्ला का फ़ैसला था वो ये था कि हम सरमा में भी सेक्रेटरीट को श्रीनगर ही रखेंगे, तो लिहाजा वो कोई इतना वो नहीं था। लेकिन जम्मू में कि हमें इससे क्यों डिप्राइव किया जाए, एक्सेस, ईजी एक्सेस टू गवर्नमेंट से हमें क्यों डिप्राइव किया जाए, हाईवे वगैरह बंद होती है, फ़्लाइट्स इतनी ज़्यादा होती नहीं है, हम श्रीनगर से जम्मू से इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली श्रीनगर नहीं जा सकते। आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये एजिटेशन टूल पकड़ गई और जम्मू की जो रीजनल आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है उसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी बनकर साबित होने लगी। इनिशियली बार एसोसिएशन, फिर उसके बाद ट्रेडिंग कम्युनिटी, फिर उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, करते करते आहिस्ता आहिस्ता सब लोग इस एजिटेशन में शामिल हो गए। बात जम्मू शहर के और इसके इर्द गिर्द के इलाका जात की है। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहीं कहीं पे ये इस किस्म के मैसेजेस देते थे कि आपको अंदाज़ा ही है कि फ़ारूक साहब की राजीव गांधी के साथ किस कदर दोस्ती है।
अगर फारूक अब्दुल्ला ने ये फैसला लिया है तो आपको क्या लगता है कि ये राजीव गांधी की कंसल्टेशन के बिना थोड़ा लिया होगा? ये हमारा कल्चर ही इसी किस्म का, जो सस्पिशन का और मिसट्रस्ट का कल्चर है, ये जम्मू कश्मीर में काफ़ी दहाइयों से इसी किस्म का है कि कोई भी चीज़ आपके सामने जब होती है आप उसको उसके फेस वैल्यू के ऊपर लेने से इनकार कर देते हैं। आप समझते हैं कि नहीं, इसके पीछे तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी। जब ये बातें इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह के थ्रू भी जब ये बातें पूरी कुल मिलाकर इकट्ठा होकर राजीव गांधी के पास पहुंची, तो राजीव गांधी ने बूटा सिंह के साथ कंसल्टेशन की। बूटा सिंह श्रीनगर आए, दिल्ली से ही एक रिटन स्टेटमेंट लेकर वो श्रीनगर आए और फारूक अब्दुल्ला साहब पे उसका दस्तखत करवा लिए कि आप अनाउंस कीजिए कि ये हमने फ़ैसला अपना वापस ले लिया और दफ्तर आप जम्मू जाएंगे। बाकायदा तौर के ऊपर जिस तरह से दरबार मूव नवंबर से लेकर अप्रैल तक होता है, उसी तरह से जम्मू में हुआ करेगा। लेकिन ये बूटा सिंह उस वक्त आए, ये फैसला उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से उस वक्त दस्तखत करवाया जब एक कैबिनेट सब कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसमें कांग्रेस के लोग भी थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी थे, जो जम्मू में जो एजिटेटिंग जो लोग हैं उनके साथ जो बात कर रही थी, वो अपने नतीजा के ऊपर पहुंच चुकी हुई थी। अब वो कैबिनेट सब कमेटी ने वापस जाकर अपनी रिपोर्ट देनी थी और उसमें यह इमर्ज होना था कि ये विद कंसल्टेशन हमने ये प्रोसेस को एड्रेस किया है। जब ये रिपोर्ट बूटा सिंह के पास पहुंची दिल्ली में कि ये फैसला उन्होंने ले लिया हुआ है और ये आने वाले 24 घंटे के अंदर ये फैसला वो अनाउंस कर देंगे कि हमने इसको ऑर्डर को विड्रॉ किया है, उन्होंने इमीडिएटली स्पेशल प्लेन लिया और वो श्रीनगर आ गए। उन्होंने दस्तखत करवा के दूसरे दिन इसके ऊपर अनाउंसमेंट करवा दी, क्योंकि वो बड़े अच्छे श्रूड पॉलिटिकल माइंड के थे। उनको पता है कि ये अगर कंसल्टेशन के थ्रू इस कंसेंसस का अगर ये ऐलान होता है तो उसका जो क्रेडिट है वो दोनों पार्टियां आपस में शेयर कर लेती हैं। तो लिहाजा कांग्रेस के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, कांग्रेस के इंटरेस्ट हर्ट हुए हैं जम्मू में। तो अगर आप इसको फ़ायदा पूरा का पूरा मिलना है तो वो भी कांग्रेस को ही पूरा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद फिर बूटा सिंह ने जम्मू कश्मीर की ये बात हम कर रहे हैं 87 की, बूटा सिंह होम मिनिस्टर बने थे 86 में। जब तक राजीव गांधी की गवर्नमेंट रही 89 तक दिल्ली में, तब से बूटा सिंह ने जो उसके बाद 89 तक जो है जम्मू कश्मीर की कमान उन्होंने ही संभाल कर रखी। उन्होंने ये इंश्योर किया दूसरे साल उसके ये, क्योंकि दिसंबर की बात है, 15 दिसंबर की बात है ये 1987 की, 1988 में उन्होंने ये इंश्योर किया कि काबीना में वो मिनिस्टर कांग्रेस के जिनकी कंसेंट फारूक अब्दुल्ला ने हासिल की थी ये दरबार मूव का फैसला और बाकी क्रूशियल फैसले करने के लिए, उन्होंने कांग्रेस के वो मिनिस्टर रिप्लेस करवाए और थोड़े और जो यंग लोग थे कांग्रेस के, जो डायनेमिक थे, फायर ब्रांड थे, उन लोगों को उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की कैबिनेट में शामिल करवाया। उसके बाद जो फारूक साहब की जो गवर्नमेंट है वो एक लैम डक गवर्नमेंट ही रही। 89 आया, मिलिटेंसी वगैरह काफ़ी होगी, 90 में वो गवर्नमेंट चलेगी, 89 में दिल्ली में राजीव गांधी साहब की गवर्नमेंट चली गई। लेकिन बूटा सिंह का बतौर वज़ीर दाखिला एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेन्योर रहा। ये 8 बार होम मिनिस्टर, माफ़ कीजिएगा, 8 बार ये लोकसभा के मेंबर इलेक्ट हुए हैं, जिनमें से 4 बार पंजाब से, मोगा से और रोपड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से। बूटा सिंह साहब का जन्म जो है जलंधर के पास एक गांव है मुस्तफ़ापुर, वहाँ पे 1934 में हुआ था और पढ़ाई वगैरह उन्होंने BA MA करने के बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD भी की। लेट 1950s में ही वो कांग्रेस में शामिल भी हो गए थे। 4 इलेक्शन उन्होंने पंजाब से जीते। 1980s में जाकर नेहरू के भी ये करीब हुए थे, लेकिन इंदिरा गांधी के ये बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट तक के ओहदे तक पहुंच चुके थे, शिपिंग, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर वगैरह मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर रह चुके थे। और पंजाब में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है 1984 का, उस वक्त के इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे और इनकी एडवाइस उसमें शामिल थी। और ऑपरेशन ब्लू, तब ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर रहा करते थे। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो है थोड़ा रिपेयर रिकन्स्ट्रक्शन का काम जो कांग्रेस ने अपने तरीके के साथ अंडरटेक करवाया पंजाब में, उसके ये इंचार्ज भी बने। 86 में इनको एलिवेट करके होम मिनिस्टर जब बनाया गया तो, लेकिन इनके साथ 2 डेप्यूटी लगा दिए। सबसे पहले तो अरुण नेहरू को लगा दिया। अरुण नेहरू का और इनका आपस में मिलकर बहुत कंट्रोवर्शियल टाइम रहा, क्योंकि उन्होंने बूटा सिंह की पोजीशन को ओवरशैडो करके रखा था। और उसके बाद राजीव गांधी ने इनके साथ लगा दिया पी चिदम्बरम को और संतोष मोहन देव को। लेकिन जो की डिपार्टमेंट्स हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, पर्सनल वगैरह के डिपार्टमेंट हैं, उनका डायरेक्ट इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया पी चिदम्बरम को और इनको संतोष मोहन देव को। तो बूटा सिंह के पास सिर्फ यही काम रह गया कि आप बरनाला गवर्नमेंट को आप सैक कीजिए, आप कर्नाटका में, केरला में गवर्नमेंट है उसको सैक कीजिए।
प्रॉब्लम बूटा सिंह के लिए सबसे बड़ी यही थी जो जम्मू कश्मीर के लीडरों के साथ या पंजाब के लीडरों के साथ रही पहले, और भी ऐसी बहुत सारी स्टेट जहाँ पे स्टेट और मरकज़ के दरमियान इख्तलाफात होते हैं नज़रिया को लेकर, वहाँ पे उन लीडरों के लिए होती है। अब क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था, एक इस किस्म का डायनेमिक मिड 1980s में पंजाब में इमर्ज हो चुका था। अब बूटा सिंह पंजाब के किसी इलाका से, मोगा से, रोपड़ से या किसी भी दूसरे इलाका से इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं थे। ना ही सिर्फ इलेक्शन लड़ना, बल्कि पंजाब में आकर वो नॉर्मल पॉलिटिक्स करने की पोजीशन में भी नहीं थे। लिहाजा उनको जाना पड़ा राजस्थान के जलोर कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ से जाकर उन्होंने इलेक्शन जीता। जब जलोर से इलेक्शन जीता और आकर वो होम मिनिस्टर बन गए, तो राजस्थान से ही आते थे। और कांग्रेस के दो इंपॉर्टेंट लीडर, जो बलराम जाखड़ उस वक्त लोकसभा के स्पीकर थे, और राजेश पायलट जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। राजेश पायलट और बलराम जाखड़ ये राजस्थान के रहने वाले थे, और बूटा सिंह राजस्थान की सियासत में एक आउटसाइडर थे, जो पंजाब से जाकर जिन्होंने राजस्थान से इलेक्शन लड़ा था। लिहाजा जो राजस्थान की स्टेट पॉलिटिक्स है, जो राजस्थान से ही जो लोग आकर स्टेट में भी सियासत करते हैं और मरकज़ में भी, उनको ये कभी भी मंजूर नहीं था कि बूटा सिंह की पोजीशन है वो इम्प्रूव हो। पॉलिटिशियंस को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ बिजनेसेस वगैरह भी करते हैं, तो बूटा सिंह के बेटे के कुछ बिजनेसेस थे वहाँ पे, उसमें रॉन्ग डूइंग थी, वो राजस्थान के सेक्रेटरीट से ही ऑब्वियसली राजेश पायलट के थ्रू या बलराम जाखड़ के थ्रू वहाँ से लीक हुई। ये बेटे थे अरविंदर सिंह, जिनके बाद में निक नेम लगा अरविंदर सिंह लवली, और ये दिल्ली की पॉलिटिक्स में एमएलए भी रहे, दिल्ली की पॉलिटिक्स में आकर ये मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद जो ओवरऑल बतौर होम मिनिस्टर, आपका इस वक्त अगर अमित शाह होम मिनिस्टर है, तो सबसे की डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास रहती है कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से वो लेकर चलते हैं, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। उस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मामला था वो जम्मू कश्मीर का इमर्ज हो रहा था, लेकिन पंजाब का सबसे इम्पॉर्टेंट मामला था। लेकिन पंजाब में बूटा सिंह का अमल दखल उतना ही ज़्यादा था जितना बतौर होम मिनिस्टर मुफ्ती सईद का जम्मू कश्मीर में इंटरवेंशन थी, क्योंकि मुफ्ती सईद के टाइम पे एक कश्मीर अफेयर्स की कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी, जम्मू कश्मीर के मामलात को वो डायरेक्टली देखते थे। मुफ्ती साहब को उतना ज़्यादा लेवरेज जो है जम्मू कश्मीर के मामलात में नहीं दिया हुआ था। इसी तरह से पंजाब के केस में बूटा सिंह होम मिनिस्टर तो ज़रूर थे, लेकिन एक पीवी नरसिम्हा राव कमेटी थी, उसको ये चार्ज दिया हुआ था कि पंजाब के मामलात को आप ओवरसी करेंगे, आप रोज़मर्रा के बेसिस के ऊपर आप देखेंगे। अब क्योंकि बूटा सिंह से इमीडिएट पहले जो होम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव खुद, तो अब पंजाब को वो देखते थे, तो वो ऑब्वियसली बूटा सिंह को कितनी ही स्पेस कंसीड कर सकते होंगे, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में ये दोबारा इनको एक रोल मिला, लेकिन उसमें एक इशू बना कि 1998 में जो अदालत का फैसला आया झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस में, उसमें बूटा सिंह इंडाइक्ट भी हो गए थे। लेकिन कांग्रेस में एक कल्चर हमेशा रहा है कि जब तक आप चल पा रहे हैं अपनी टांगों के ऊपर, एक जगह से दूसरी जगह आप जा पा रहे हैं, तब तक कांग्रेस आपको आखिर तक रिहेबिलिटेट ज़रूर करती रहती है। तो लिहाजा 2004 में बूटा सिंह साहब को फिर से बिहार का गवर्नर बनाकर भेजा गया, और कंट्रोवर्सी चलते हुए कि इन्होंने गवर्नमेंट को सैक करने के लिए रिकमेंडेशन दे दी सेंटर को, जिसका क्रिटिसिज्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एडमॉनिश किया गवर्नर को कि आपने पार्टीशन फैसला लिया है 2006 में इनको वहाँ से इस्तीफ़ा देकर। उसके बाद ये नेशनल मिनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन, जो एक कैबिनेट स्टेटस था, उसमें रहे। एक आखिर में जो एक मुख्तसर सी बात याद आती है, जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, जब 1984 में उन्होंने इंदिरा गांधी की मौत के बाद इलेक्शन हुआ और 400 से ज़्यादा लोकसभा, 440 के करीब लोकसभा सीटें उन्होंने हासिल की 544 में से। हिंदुस्तान की तारीख में ये इतनी बड़ी जो मैंडेट है वो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला है। तो 1989 की तरफ ये आखिरी वो गवर्नमेंट थी जिसको किसी दूसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं थी, जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अपने ही बलबूते के ऊपर चली। उसके बाद अलायंसेस का एक ज़माना बन गया। ये आखिरी गवर्नमेंट थी मुल्क की तारीख में जो अपने बलबूते के ऊपर गवर्नमेंट ये 5 साल जिसने अपने गुजारे। टुवर्ड द एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट ये जब सारी चीज़ें हो गई, बोफोर्स का स्कैंडल हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो तब जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है वो ट्रांजिशन की तरफ जा रही थी। वीपी सिंह वगैरह कांग्रेस छोड़कर
जा चुके हुए थे अपनी पार्टी उनकी। आज कांग्रेस की बहुत सारी, जैसे आप बिहार से लेकर कर्नाटका तक जो मुख्तलिफ पार्टीज़ देखते हैं, ये किसी न किसी तरीके से कांग्रेस में ही निकल कर आई हैं। तो उस वक्त वीपी सिंह का एक बहुत बड़ा दिलचस्प नारा हुआ करता था जहाँ पे भी वो जाते थे, ख़ास करके उत्तर प्रदेश में। तो वो एक ख़ास बात कहा करते थे, वो कहा करते थे कि ये वो मुल्क है जिसके कभी कायद कभी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे, जिसके कभी वज़ीर दाखिला कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। और आज देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं कि आज इस मुल्क के वज़ीर दाखिला सरदार बूटा सिंह हैं। वो कहते थे कि ये वो मुल्क है जिसके कभी कायद कभी बड़े रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे। और आज देखिए कि जो बड़ी पोजीशंस के ऊपर इन्फ्लुएंस की जो एंजॉय कर रहे हैं वो ग़ुलाम नबी आज़ाद है। तो वो सरदार से सरदार तक, आज़ाद से आज़ाद तक, ये एक नैरेटिव की पॉलिटिक्स थी जो ख़ास करके नॉर्थ इंडिया में लेकर जाते थे वीपी सिंह और उनके बाकी कलीग्स। लेकिन बूटा सिंह की जो ये कंडीशन हुई थी जिसकी वजह से उनको ज़ेर मिसाल लाया जाता था, आज जब वो गुज़र गए हैं, ये बात कहनी लाजमी बन जाती है कि ये कंडीशन तो जिस प्राइम मिनिस्टर की वो शील्ड थे कि प्राइम मिनिस्टर तक कोई भी बात वो आने नहीं देते थे। बूटा सिंह को सबसे ज़्यादा इस बात के लिए वो मशहूर थे, इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे तक कोई बात नहीं पहुंचने देते, वहाँ से पहले ही किसी भी क्राइसिस को, किसी भी ट्रबल को रोक लेते थे। जब प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब से उनका रोल विड्रॉ कर लिया, राजस्थान में उनको डाल दिया, नीचे 2 होम मिनिस्टर बिठा दिए, इनका चार्ज जो है वो उठा के उनको इंडिपेंडेंट दे दिया, तो फिर बूटा सिंह को तो एक मिसाल बन के ही रहना था। उनके लवाकिन के साथ, हमदर्दी के साथ आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।